और इस क्षेत्र की संपूर्ण जनता को और पूरे इस पौड़ी जनपद के दूर दूर से आए हुए सभी माताओं को, बहनों को, नौजवानों को, सबका मैं अपनी ओर से आज अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये इस बार पहला एक कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में सब लोग आए हैं और नई सरकार का आप सब लोगों ने गठन किया और पूरे जनपद से यहाँ की 6 सीटें आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भेजी। यहाँ से आपने एक तरफा समर्थन दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने देश के हित में, नौजवानों के हित में अग्निवीर योजना को लेकर आए हैं। और मैं जनरल बिपिन रावत जी को भी नमन करता हूँ, उनका स्मरण करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बार कहा था, वो किसी कार्यक्रम में बोल रहे थे, नौजवानों से संबंधित किसी कार्यक्रम में, सेना के किसी कार्यक्रम में अपना जब उद्बोधन दे रहे थे, उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना केवल पेंशन या सैलरी लेने के लिए नहीं है, ये देश सेवा का जज्बा पैदा करने के लिए, एक अपने अंदर अनुशासन लाने के लिए, राष्ट्रभक्ति लाने के लिए और सर्विस को लगातार देने का एक माध्यम है। और उन्होंने उस समय में इसकी कल्पना की थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आज अग्निवीर योजना को लेकर आए। भाइयों बहनों, जहां अग्निवीर योजना से 10 लाख से भी ज़्यादा नौजवानों को सीधे सीधे लाभान्वित होने का, देश की सेना में काम करने का अवसर मिलेगा, वहीं उनको बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिलेगा। और जब अग्निवीर योजना आई थी तो हमने 13 के 13 जनपदों में सभी के सभी हमारे सैनिकों से संवाद किया था। आप सब में से भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से, मैंने सब लोगों से संवाद किया था। श्रीमान गणेश जोशी जी भी थे, मैं भी था और हमारे शासन के सभी लोग थे, सभी जिलाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बैठे हुए थे। हमारे उत्तराखंड के लोग हमेशा से राष्ट्रवादी रहे हैं, हमेशा से देश के साथ चलने वाले रहे हैं, इसलिए पूरे उत्तराखंड के अंदर कुछ लोगों ने इसको लेकर कुछ बरगलाने का काम किया, कुछ लोगों को भड़काने का काम किया, लेकिन कोई किसी के भड़कावे में नहीं आया। सारे सैनिकों ने, सारे पूर्व सैनिकों ने एक स्वर में कहा कि हम सब लोग मोदी जी के द्वारा लाई गई इस योजना का समर्थन करते हैं। भाइयों बहनों, मैं इसके लिए हमारे सभी सैनिकों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ के इस योजना के लिए इसका समर्थन देने का काम किया, इस योजना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। जहां आज उत्तराखंड हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, आज कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब उत्तराखंड की बात हिंदुस्तान में न होती हो, भारत की राजधानी में न होती हो। कौन सा ऐसा क्षेत्र बचा, कौन सा ऐसा युद्ध है जिस युद्ध में हमारे यहाँ के लोगों ने शहादत न दी हो। चाहे हमारे पूरे उत्तराखंड का कोई कोना हो, हर कोने से देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए हर पल हमारे यहाँ के सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है, अपनी शहादत दी है। इसलिए मैं ऐसे वीर सैनिकों को जो आज भारत माँ की रक्षा के लिए हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम सबको यहाँ पर सुरक्षित करके हंसते हंसते जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उन सबको भी नमन करना चाहता हूँ। जब अग्निवीर योजना आई है, भाइयों बहनों, बहुत सारे जो योजनाएं हैं 2014 के बाद देश के अंदर, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अनेक योजनाओं को देश के अंदर लागू करने का काम किया। चाहे वो सेना के क्षेत्र में हो, अगर मैं सेना की बात करूं तो अभी गणेश जोशी जी गलवान की घाटी का जिक्र कर रहे थे, दूसरी घाटी का जिक्र कर रहे थे। मैं चूंकि एक सैनिक का बेटा हूं, मैंने देखा है कि जब लड़ाई लगती थी तो किस प्रकार की चर्चाएं देश के अंदर होती थी, किस प्रकार की चर्चाएं हमारे घरों में होती थी। किसी से छुपा हुआ नहीं है, आप सब लोग भी जानते हैं। और मैं देख रहा हूं कि आगे जिन्होंने सबने कैप धारण कर रखा है, उन्होंने तो इस चीज को नजदीक से देखा है, लेकिन इनके परिवार वालों की क्या स्थिति होती है, परिवार में जब लड़ाई लगती है तो किस प्रकार का माहौल परिवार के अंदर होता है। लेकिन उसके बावजूद भी, चाहे हमारी ये वीरों की धरती है, चाहे परिवार हो या हमारा सैनिक हो, उसका हौसला कभी टूटता नहीं है, उसका हौसला हमेशा बढ़ता रहा है। और उस हौसले को बढ़ाने का काम उनके परिवार के लोगों ने भी किया है। भले ही उस माँ का क्या हाल होता होगा जो अपने बेटे को बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए युद्ध में जाते हुए देखती है, उस पत्नी का क्या हाल होता है। और छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ से,
अपने अपने पिता से मिलने के लिए कितने व्याकुल होते हैं। वो गले मिलना चाहते हैं, गले नहीं मिल पाते। बूढ़ा बाप चरपाई पर लेटा होता है, उसकी आंखें पथरा जाती है कि कब मेरा बेटा घर आएगा, लेकिन वो बेटा कभी घर नहीं आता। ये बात आज मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि आज हम लोग अभी हल्द्वानी से यहां लौट रहे हैं और हल्द्वानी में चंद्रशेखर हरबोला जो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान जो पाकिस्तान और उस सीमा पर झड़प हो रही थी, उस झड़प में कहीं मिस हो गए थे और उससे वहां शहीद हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर 38 सालों बाद मिला है। आज 38 सालों बाद उनका घर आया है। आप सोच सकते होंगे क्या हाल होता है। भाइयों बहनों, मैं ये कह सकता हूं कि जब वो पहरे पर होता है, जब वो पहरे पर होता है, ये देश चैन से सोता है। जब पहरे पर वो होता है, ये देश चैन से सोता है। दुश्मन अगर उठाता है निगाह तो अपनी जान वो खो देता है, अपनी जान वो खो देता है। ऐसे वतन के रखवालों को, ऐसे वतन के रखवालों को मेरा दिल से सलाम है, मेरा दिल से सलाम है, जो लोग अपने हर क्षण और हर पल को देश के लिए लगाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो योजना चलाई गई है, उससे अगर सर्वाधिक लाभ किसी को होने वाला है तो हमारे प्रदेश को होने वाला है। और हमने जिस दिन अग्निवीर योजना आई थी, वैसे 25% लोग लगातार उसमें से भी सेवा देने का काम करेंगे, लेकिन जो लोग उसमें से आ जाएंगे उनके लिए आज एसएसबी है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, अनेकों बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, तमाम कंपनियां उनको रोजगार देने के लिए आगे आएंगी। इसके साथ साथ हमने उत्तराखंड में भी कहा है, चाहे उत्तराखंड की पुलिस होगी, उत्तराखंड का चाहे हमारा आपदा प्रबंधन विभाग होगा, उत्तराखंड के अनेकों विभाग होंगे, उन सभी विभागों में हम उनके लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो लोग अग्निवीर में अपनी सेवा देकर आएंगे वो खाली नहीं बैठेंगे। भाइयों बहनों, उन सबको रोजगार देने का काम करेंगे। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ साथ पूरे भारतवर्ष के अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने भी इस बात की घोषणा की है कि हम सब लोग आगे आकर अपने अपने प्रदेशों में उनको समायोजित करने का काम करेंगे। और जो लोग बहुत ज्यादा इधर उधर रहते थे, पहले के समय में कुछ लोगों को रोजगार मिल जाता था, कुछ को नहीं मिल पाता था, लेकिन इस समय में एक बहुतायत संख्या में हमारे उत्तराखंड के लोगों को देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। मैं जो हमारे अग्निवीर में भर्ती का प्रयास कर रहे हैं उनसे कहूंगा कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, भर्ती में किसी प्रकार की कोई गुंजाइश न छोड़ें। मेरी उन सभी युवाओं से शुभकामनाएं हैं कि वो सफल हों और देश की सेवा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। वहीं प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया के तहत भी ऐसे सभी अग्निवीरों को स्वरोजगार खोलने के लिए भी वो स्वतंत्र होंगे। आज स्टार्टअप में जहां हमारा उत्तराखंड भी काफी आगे निकल गया है, 700 से ज्यादा स्टार्टअप उत्तराखंड के अंदर अभी काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वह अपने साथ 2, 4 या इससे भी अधिक लोगों को रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार देने का भी काम करेंगे। और भाइयों बहनों, जहां आपने अभी रितु दीदी यहां पर बोल रही थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान कहा है, तो इस जय अनुसंधान के साथ हम लोग अब आजादी के जहां 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, जहां हमने अभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, देश की आजादी के अमृत महोत्सव में 60,000 से भी ज्यादा कार्यक्रमों को हम लोगों ने संपन्न किया है, जहां देश के गौरवशाली इतिहास को हमने याद किया। वहीं एक ऐसा समय भी आया कि जब हम अपने इस इतिहास से अपने आने वाली नई पीढ़ी को भी परिचय करवा रहे हैं, ठीक प्रकार से उनको सौंप रहे हैं। और जो आने वाला 25 साल का कालखंड है, यह कालखंड अमृत काल होगा। और इस अमृत काल को निश्चित रूप से जहां भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण है, युवाओं का विशेष रूप से रोजगार है, स्वरोजगार है, और अमृतकाल के दौर में यदि देश को विकसित बनाने में किसी का भी सर्वाधिक योगदान होने वाला है, कोई सबसे ज्यादा उसमें प्रतिभागी होने वाला है, तो उसमें प्रतिभाग करने वाले हमारे सारे नौजवान होने वाले हैं, जिनकी आयु 20 साल है, जिनकी आयु 25 साल है। उन सब लोगों ने इस अमृत काल में
मिशन कर्मवीर, कर्म योद्धा, मिशन कर्म योद्धा के नाम से वो सारे के सारे लोग जाने जाएंगे। उन सबके हाथों में देश की कमान आने वाली है। जिन क्षेत्रों का भी आज आने वाला विकास है, जिन क्षेत्रों की आने वाली गति है, जिन क्षेत्रों की आने वाली उन्नति है, उन सबको बनाने का काम हमारे ऐसे नौजवानों के हाथ में होगा। भाइयों बहनों, आज चाहे युवा शक्ति हो, जहां युवा शक्ति के लिए इतनी बड़ी अग्निवीर योजना आ रही है, वहीं हमारी महिला शक्ति को भी आगे लाने का काम, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देश के अंदर शुरू हुआ, वहीं चाहे कोई क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, राजनीति के क्षेत्र में आप देख रहे हैं जहां रितु बहन हमारी विधानसभा की पहली अध्यक्ष बनी उत्तराखंड के इतिहास में, वहीं दूसरी तरफ हमारी बैठी हुई रेखा जी हमारी मंत्री के नाते काम कर रही हैं। इससे अच्छा महिला सशक्तिकरण का क्या उदाहरण हो सकता है। एक बार मैं चाहूंगा सब लोग तालियां बजा दीजिए। आज जहां हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है, भाइयों बहनों, अभी अभी चार धाम यात्रा चल रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से 5 नवंबर 2021 को उनके मुंह से शब्द निकले कि आने वाला दशक 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उन्होंने वहां घोषणा करी, उनके मुंह से शब्द निकले। और इस बार जब चार धाम यात्रा प्रारंभ हुई तो चार धाम यात्रा में अभी तक 30 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक रजिस्टर्ड रूप से दर्शन कर लिए हैं। भाइयों बहनों, अभी आधी यात्रा बची हुई है। मई माह में प्रारंभ होकर मई जून जुलाई में चली है, अगस्त में चली है, सितंबर अक्टूबर और नवंबर माह तक अभी यात्रा चलनी है। इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकला और साक्षात रूप से जो है वो धरातल पर वह कार्य होने लगा। इसी प्रकार से अभी अभी हमारी कांवड़ यात्रा संपन्न हुई है। कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ से भी ज्यादा कांवड़ियों ने, 4 करोड़ से भी ज्यादा शिव भक्तों ने इस बार यहां से शिव भक्त जल लेकर गंगा जी का अपने अपने स्थानों पर गए हैं। लगातार हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। आप केदार बाबा का पुनर्निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान पर काम शुरू हो गया है। ऐसे कार्य जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं थे, आज ऑल वेदर रोडें हो, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हो, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो, लगातार तेजी से काम चल रहा है। चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर जिले में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ रही है। मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। जहां ऋषिकेश में चलने वाला एम्स हमारा हजारों हजार लोगों को रोज ओपीडी देने का काम कर रहा है, रोज ओपीडी दे रहा है। भाइयों बहनों, रेल सेवा की बात हो, रेल सेवा हमारी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल सेवा का काम काफी तेजी से चल रहा है, जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं थे कि हमारे पहाड़ के अंदर भी रेल चली जाएगी। जहां के लिए एक सपना था, वो सपना भी पूरा हो रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों कार्य हो रहे हैं, ऐसे कार्य जिनके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की थी। तभी तो लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। भाइयों बहनों, और मोदी जी का जो प्रेम उत्तराखंड के साथ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और वो इसके नाते उन्होंने हम सबको लोगों को एक बार ऋषिकेश से कहा था कि आने वाला जो ये दशक है, जहां उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा उत्तराखंड का दशक होगा, उसको लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और तमाम योजनाएं, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे आज वो हमारा उद्यान का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा बिजली का क्षेत्र हो, जल विद्युत का क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में जहां नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई है, बाल वाटिकाएं बन गई हैं, प्रवेशोत्सव शुरू हो रहा है, कौशलम शुरू हो रहा है, आनंदोत्सव मनाए जा रहे हैं। ऐसे कार्य जिसके बारे में पहले केवल शिक्षा पद्धति, जैसा अभी कह रही थी दीदी, केवल रट्टा लगाने की शिक्षा होती थी, उसको भी मैकाले की शिक्षा को बदलने का काम, भारत की पुरातन संस्कृति से जोड़ने का काम, वैदिक संस्कृति और सनातन संस्कृति से जोड़ने का काम नई शिक्षा नीति के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लागू हुई है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड जहां धर्म और अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है, और आप सबके सामने, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने, जब हम चुनाव के समर में गए थे, उस समय में हमने एक संकल्प लिया था कि हम उत्तराखंड के अंदर
नई सरकार के गठन होते ही समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। और उस समय जब हमने इसकी बात करी तो बहुत सारे जो लोग आज अग्निवीर जैसी योजना के भी विरोध में खड़े हो रहे थे, उनको जनता का समर्थन नहीं मिला। वो सारे लोग ये कह रहे थे कि ये जो घोषणा पुष्कर सिंह धामी ने करी है, ये घोषणा केवल चुनाव के लिए घोषणा हो रही है, चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हो रही है। लेकिन हमने उस समय कहा था कि ये हमारी घोषणा नहीं है, ये हमारा संकल्प है। क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड जहां देवभूमि है, जहां एक गंगा का प्रदेश है, 4 धामों का प्रदेश है, ये वनों से, नदियों से, पर्वतों से आच्छादित है और 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा प्रदेश है, जहां यहां पर हर घर से किसी का बेटा है तो किसी की बेटी है, किसी के चाचा हैं तो किसी के ताऊ हैं, किसी का मामा है तो किसी के भांजे हैं, सेना में देश के किसी न किसी कोने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए हमने ये संकल्प लिया भाइयों बहनों कि हम उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून लाएंगे। क्योंकि देश के अंदर 3 चीजें लगातार उठती रही थी। एक उठता रहा था कि जिस कश्मीर को बचाने के लिए देश के अंदर 40,000 से भी ज्यादा शहादत हो चुकी थी। हम कहते थे देश के अंदर 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। ये नारा लगता था कि धारा 370 कश्मीर के अंदर से समाप्त होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई। भाइयों बहनों, आजादी के कालखंड से लेकर अब तक हम लगातार ये इंतजार करते रहे कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, लेकिन इतनी हिम्मत किसी की नहीं हुई। इस हिम्मत को भी किसी ने करके दिखाने का काम किया तो उसका नाम है भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने करके दिखाया। धारा 370 समाप्त हुई। इसी प्रकार से जहां हम उत्तराखंड के लोग राम भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं, तो हम कहते थे 1991 में जब वहां पर वो ढांचे का विध्वंस हुआ, उस समय से हम कहते थे राम लला हम आएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और लंबा समय, लंबा कालखंड बीत गया, लेकिन मंदिर नहीं बन पाया। मैं भी अयोध्या गया था। मैं 2001 में अयोध्या गया। उसके बाद अभी मैं 2021 में मुझे अयोध्या में भगवान राम की उस भूमि का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तब गया था तो तब मैंने देखा था कि भगवान रामलला एक टेंट के अंदर है, एक टेंट के अंदर रह रहे हैं। मन बड़ा व्यथित हुआ। मैं तब छोटा था, देखकर आया, और इस बार मैं मुख्य सेवक के रूप में आप सबके आशीर्वाद से भगवान रामलला के दर्शन गया तो मैंने वहां देखा कि बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं। बड़े बड़े 100-100 फुट तक के वहां नीचे तक ड्रिल हो रहे हैं। बड़े बड़े इंजीनियर वहां पर काम कर रहे हैं और एक भव्य परिसर वहां पर निर्मित हो रहा है। ऐसा भव्य परिसर कि जो केवल हिंदुस्तान का ही प्रमुख स्थल नहीं बनने वाला है, आने वाले समय में वो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बनने वाला है, जहां भगवान राम पैदा हुए थे। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ। तीसरा काम, हम कहते थे देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, देश के अंदर एक समान कानून होना चाहिए। तो हमने इसकी शुरुआत कर दी। भाइयों बहनों, चुनाव से पहले आप सबके बीच में आए, आप सबसे हमने कहा कि हमारी नई सरकार के बनते ही हम इसके लिए कमेटी बनाएंगे। और हमने नई सरकार के गठन होते ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सबसे पहला कोई निर्णय लिया तो सबसे पहला हमारा निर्णय था कि हम समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने कमेटी का गठन कर दिया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। उनकी 3 से भी अधिक बैठकें हो चुकी हैं। जल्दी ही उसके ड्राफ्ट बनाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जल्दी ही हितधारकों से बात होगी, जन संवाद होगा, सबसे सुझाव लिए जाएंगे और सुझाव लेने के बाद ड्राफ्ट बनेगा। उत्तराखंड ऐसा राज्य, पहला राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, और इसमें हमने कहा कोई किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून उत्तराखंड में होगा। क्योंकि हम चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसमें हम किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य हम लोग आज मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद में आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से हमने चुनाव से पहले एक संकल्प और लिया था कि जो हमारे गरीब परिवारों में रहने वाले भाई बहन हैं,
अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, उस अंत्योदय के कार्ड धारकों को हम 1 साल के अंदर 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने की योजना लाएंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस योजना के लिए बजट का प्रावधान कर दिया है, शासनादेश भी कर दिया है। जल्दी हम इस योजना को भी लागू करने वाले हैं। वहीं वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा अवस्था पेंशन है, इन तीनों ही पेंशनों को हमने 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए इसकी राशि कर दी है। पहले परिवार में अगर हमारे 2 बुजुर्ग रहते थे तो 2 बुजुर्गों में से एक को पेंशन मिलती थी, एक को नहीं मिलती थी, और कई बार तो झगड़ा भी हो जाता था। हमने तय किया कि भाइयों बहनों, हम परिवार के दोनों ही बुजुर्गों को पेंशन देने का काम करेंगे, और इसका हमने शासनादेश जारी कर दिया है। अब दोनों को ही पेंशन मिलेगी। कुछ इसी प्रकार से हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं उन सबका भी हमने मानदेय बढ़ा दिया है, सभी का मानदेय 500 रुपया कर दिया है। उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। यह दीमक की तरह लगा हुआ है, जगह जगह छोटे छोटे काम करवाने के लिए बहुत सारी जगह रिश्वत की मांग की जाती रही है। ऐसे अनेकों प्रकरण सामने आए हैं। हमने कहा है भ्रष्टाचार पर किसी भी प्रकार का कोई समझौता हम करने वाले नहीं हैं, और इसके लिए हमने 1064 एक नंबर हमने जारी किया हुआ है। अगर आपको भी कहीं पर लगे कि कहीं कोई भ्रष्टाचार की बात हो रही है, कहीं पर कोई रिश्वत मांगी जा रही है, कोई घूस मांगी जा रही है, तो केवल आपको 1064 पर डायल करके सूचना देनी है। आप सूचना देंगे और हमारी उत्तराखंड की विजिलेंस उस पर कार्रवाई करेगी। अभी तक 20 से भी ज्यादा मामलों पर कार्रवाई कर चुकी है। अनेकों लोग जेल के सलाखों के पीछे हैं। भाइयों बहनों, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जहां पर परीक्षाओं में पेपर लीक करने के मामले आए, भ्रष्टाचार के मामले आए, जैसे ही ये मामले आए हैं हमने तय किया इसकी जांच हम उत्तराखंड की एसटीएफ से करवाने का हमने निर्णय लिया, और अभी तक 18 लोग जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। और हमने कहा है कोई कितना भी बड़े हाथ वाला क्यों ना हो, चाहे कोई कितनी बड़ी पहुंच वाला क्यों ना हो, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। और इस पर कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम व्यक्ति को पकड़ा नहीं जाएगा जो इसमें शामिल होगा। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमने यह भी कहा है कि जो नौजवान, जो हमारे भाई बहन इन परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, जो इनके परीक्षार्थी हैं, उनका हम कोई भी अहित नहीं होने देंगे। चाहे उसके लिए हमको इस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ किसी अन्य एजेंसी को जोड़ना पड़े, किसी और संस्थान को जोड़ना पड़े, लेकिन हम निष्पक्ष तरीके से, बिल्कुल किसी प्रकार से कोई मिलावट न करते हुए, एकदम जांच त्रुटि रहित परीक्षा को संपन्न करवाने का काम हमारी सरकार करेगी। क्योंकि हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि हमारे आने वाले जो नौनिहाल हैं, जो परीक्षाओं में भाग लेंगे, उनको कहीं नुकसान हो। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इसके तहत हम काम कर रहे हैं। सरलीकरण की प्रक्रिया को हमने कहा है सारे विभागों में अपनाया जाए। रितु दीदी कह रही थी यहाँ सिटकुल बनाने के लिए हम बहुत सारे यहाँ पर हम अभी जल्दी ऐसी इन्वेस्टर सबमिट करने वाले हैं। बहुत सारे उद्योगपतियों को, उद्योग लगाने वाले लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पर उद्योग समूह आए, वो अपने अपने उद्योग स्थापित करें, जहां हमारे राज्य को रेवेन्यू दें, उसके साथ साथ हमारे सभी नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का भी काम करें। उनको, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमने सबको आमंत्रित किया है। हम उनकी सुविधा के लिए भी विशेष रूप से एकल खिड़की सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, एकल खिड़की सिस्टम को लागू कर रहे हैं। जहां उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भी हम समाधान कर रहे हैं। उनके लिए भी हम सरल रास्ता अपना रहे हैं। सरल रास्ता इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं आधारभूत संरचना को जब मजबूत करेंगे तो हमारे राज्य का विकास होगा, हमारा राज्य तेजी से आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से अनेकों क्षेत्रों में हमने सरलीकरण का रास्ता अपनाया है। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि आने वाला जो समय है वो उस समय में हमारा राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से आए। उसके लिए हमको चाहे जितना परिश्रम करना पड़े हम परिश्रम करेंगे। और जब 2025 में, जैसे हम अमृतकाल में प्रवेश कर गए, हमने अभी अभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। अब हम आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृतकाल में जब प्रवेश कर गए हैं, इसी अमृतकाल में एक महत्वपूर्ण चीज होने वाली है, वो है
उत्तराखंड राज्य स्थापना का 25वां स्थापना दिवस भी हम इसी अमृतकाल में मनाने वाले हैं। और हमने संकल्प लिया है कि 2025 में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से होंगे। उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये 2025 में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य में तब शामिल होंगे जब हमारे सबके मन में ये बात आएगी कि हमारे उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में बनाने के लिए हमें अपने अपने क्षेत्रों में योगदान देना है। ये नहीं है कि यहां से जो मंच से बोल रहे हैं केवल ये उनकी अकेले की यात्रा है। पुष्कर सिंह धामी यहां से बोल रहा है तो उसकी यात्रा है, या रितु खंडूरी जी बोल रही है, हमारे मंत्रीगण बोल रहे हैं, केवल इन लोगों की यात्रा नहीं है। ये यात्रा हमारे पूरे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है। ये सामूहिक यात्रा हमारी तभी गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी, तभी हमारे लक्ष्य तक पहुंचेगी, तभी हमारे उस स्टेशन तक पहुंचेगी जब हम सब के सब मिलकर कदम से कदम मिलाएंगे, जब हम साथ साथ कदम ताल करेंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे, तो कोई शक्ति हमको हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बनने से नहीं रोक सकती है। जिस प्रकार के हमारे यहाँ संसाधन है, जिस प्रकार के हमारे को प्रकृति की दी हुई धरोहर है, भगवान की कृपा है, जहां हमारे पास इतने देव स्थान है, जहां पर हमारी गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, एक हमारे पास जहां आयुष की भूमि है, योग की भूमि है, धर्म की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है, उस भूमि पर भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। हमको उसको ठीक स्वरूप में लाना है और हमने संकल्प लिया है हम उसको ठीक स्वरूप में लाएंगे। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मैं अपने अग्निवीरों को सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए, इस कार्यक्रम के आयोजकों को, हमारी आई हुई वीरांगनाओं को, उन सबको प्रणाम करते हुए, हमारे सभी सैनिकों को प्रणाम करते हुए, मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए, माँ हमारी बहन रितु खंडूरी जी ने कुछ यहाँ पर मुझे कहा है कि ये कुछ घोषणाएं यहाँ कर दीजिए। मैं तो कह रहा था इनसे कि जो है इन सबको मैं ले जाता हूँ, लेकिन इन्होंने दिया है। चूंकि हमारी ये विधानसभा की भी अध्यक्ष हैं और आप सब लोगों ने इतना समर्थन यहाँ से देकर इनको अभी भेजा है, तो मैं ये घोषणा करता हूँ कि जितना भी इन्होंने कहा कि कंडो आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत की प्रतिमा व कंडो आश्रम का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। कोटद्वार विधानसभा का प्रवेश द्वार का निर्माण भी किया जाएगा। अर्धसैनिक बलों के लिए कैंटीन परिसर का निर्माण कार्य किया जाएगा। शहीद स्थल का निर्माण किया जाएगा। मिनी जू का निर्माण वन विभाग की सहमति से किया जाएगा। बहुत सारी सड़कों का उनके डामरीकरण हेतु उनके प्रस्ताव बनवाए जाएंगे। कालागढ़ क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट हेतु कार्य किए जाएंगे। रामगंगा नदी कालागढ़ में पावन तट पर मुक्ति धाम एवं घाट का निर्माण किया जाएगा। 4 धाम के लिए हेली सेवा चूंकि हम लोग सभी जगह प्रारंभ करने वाले हैं और अनेकों स्थानों के लिए अभी हमने हेली सेवा प्रारंभ की है। उड़ान में हेली सेवा प्रारंभ करने वाला हमारा प्रदेश पहला प्रदेश उत्तराखंड है, जहां पर हमने हेली सेवा प्रारंभ की है। यहां से भी चूंकि पहले ये कोटद्वार हमारा मुख्य द्वार रहा है, तो निश्चित रूप से यहां से इसके लिए प्रस्ताव किया जाएगा। कोटद्वार विधानसभा में खेल सुविधाओं के लिए जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं हो सकती हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। कालागढ़ में पिछली बार भी ये बात आई थी कि एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होती, वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए किया जाएगा। जहां सिटकुल की बात मैं पहले ही बोल चुका हूं, इसके साथ साथ जेएमयू का जो बस अड्डा है उसके हस्तांतरण की कार्रवाई की जाएगी। आज के अवसर पर मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हुए, और माननीय विधायकगण आए हैं, उनकी सबकी विधानसभा में जब जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके प्रस्तावों पर हम लगातार काम करते रहते हैं, उनको आगे बढ़ाने का भी काम होगा। पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और साथ ही साथ मुझे आपको बताते हुए एक बात और खुशी हो रही है कि आप सबके बीच में चुनाव से पहले हम आए थे तो हमने कहा था कि हम उत्तराखंड में सैन्य धाम का निर्माण करेंगे, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 5वां धाम उत्तराखंड सैन्य धाम। तो ये सैन्य धाम हम बना रहे हैं, उसके लिए धनराशि जारी कर दी है। गुनियाल गांव में उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। हमारे सभी शहीदों की स्मृतियां वहां पर संजोकर रखी जाएंगी। भाइयों बहनों, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो संकल्प हमने लिए थे, हम सारे संकल्पों को पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।